Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we will discuss part 3rd of NTA UGC NET 20th June 2019 paper 1. गाइस हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3rd विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। गाइस हमने हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे। तो गाइस अगर आपने हमारा जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Given below are two premises and four conclusions drawn from them. Which of the following conclusions could be validly drawn from the premises? ओके गाइज यहाँ पर दो प्रेमाइसेस जो हैं वो हमें गिवन है और उन प्रेमाइसेस के बेसिस पर हमें जो हमारा कंक्लूजन है, वैलिड कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना है, वैलिड कंक्लूजन को फाइंड आउट करना है। सो प्रेमाइसेस 1 है ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड प्रेमाइसेस सेकंड इज ऑल डॉग्स आर काउज। कंक्लूजन ए है all cats are cows, B is some cows are cats, and C is all dogs are cats, and D is no cow is dogs. ओके तो गाइज हम इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के थ्रू जो है बहुत बहुत ईजी वे में इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ऑल प्रीमाइसेस जो फर्स्ट है वो गिवन है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। सो गाइज ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड सेकंड प्रीमाइसेस जो है वो ऑल डॉग्स आर काउज, कि सभी जो डॉग्स हैं वो काऊ हैं। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड तो ये जो है हमारा वेन डायग्राम जो है वो बन चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम हमारे कंक्लूजन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी प्रीमाइसेस को बहुत वैलिड वे में डिफाइन कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ए है ऑल कैट्स आर काउज। ओके तो जो सभी कैट्स हैं वो काउज हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है कि सभी कैट्स जो हैं वो काउज हैं, क्योंकि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जा रहा है तो सभी जो कैट्स हैं वो काउज हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी है सम काउज आर कैट्स। तो सम काउज यानी कि कुछ काउज जो हैं वो क्या है, कैट हैं। तो ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहा है, यानी कि जो कुछ काउज हैं वो कैट्स होंगी, क्योंकि सभी काउज जो हैं, ऑल काउज जो हैं वो कैट नहीं हो सकती हैं। तो कुछ काउज जो हैं वो कैट हैं। एंड जो हमारा कंक्लूजन थर्ड है वो है ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ ये आ रहा है। तो सभी जो डॉग्स हैं वो कैट नहीं हो सकते हैं, केवल कुछ यानी कि सम डॉग्स ही कैट हो सकते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन सी है वो रॉन्ग हो जाता है। ओके और ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन ए और कंक्लूजन बी जो है वो बिल्कुल सही है। एंड डी जो कंक्लूजन है वो है नो काउ इज डॉग, कि कोई भी जो काऊ है वो डॉग नहीं है। तो ये भी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहा है, यानी कि कोई भी काऊ डॉग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ काउज जो हैं वो डॉग होंगी ही होंगी। सो गाइज ये जो कंक्लूजन है वो भी गलत है। ओके तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो जो प्रेमिसेस है इसका ऑप्शन नंबर ए और बी कंक्लूजन का ये बिल्कुल सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following statements in the context of millennium development goals adopted by the United Nations। तो हमें यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए थे उसके कंटेक्स्ट में हमें जो सही स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ऑप्शन नंबर 2 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, एंड थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड फोर्थ इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो गाइस हमें ये सभी ऑप्शंस में से सही जो हमारा ऑप्शन है वो चूज करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो क्या हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें हम MDGs भी कहते हैं, ये गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किए थे 2000 में। ये जो गोल्स हैं वो अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशंस ने, कॉन्फ्रेंस हुई थी, समिट हुई थी, उसमें 2000 में ये गोल्स जो हैं उन्हें अडॉप्ट किया गया था। इस जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए 191 UN मेंबर्स स्टेट्स जो हैं वो एग्री हुए थे उन्हें अचीव करने के लिए बाय द ईयर 2015। तो ये आपको याद रखना है कि इन्हें कब अडॉप्ट किया गया था और कब तक इन गोल्स को जो है वो अचीव करने का गोल जो है वो डिसाइड किया गया था। तो 2015 तक इन गोल्स को जो है वो अचीव करना था। तो आपको ये याद रखना है।
एंड ये जो गोल्स है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये टोटल 8 गोल्स हैं जो कि डिसाइड किए गए थे। ये आपको याद रखना है कि जो गोल्स हैं वो कितने हैं। तो 8 गोल्स यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ये जो गोल्स हैं वो हमारे पुअरेस्ट जो कंट्रीज हैं, पुअर पीपल जो हैं वर्ल्ड में, उन सभी के लिए जो है वो बनाए गए थे। ओके, इराडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, हंगर को दूर करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, थर्ड इज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, फोर्थ इज टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ इज टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, एंड फिफ्थ इज टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। Seventh is to ensure environmental sustainability and eighth is to develop a global partnership for development। तो ये हमारे 8 गोल्स थे, ओके, जो कि बनाए गए थे। और अगर आपको इसके बारे में ब्रीफली जो है स्टडी करनी है तो आप हमारा जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, MDG का गोल था, है। एंड इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ भी था। एंड थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये MDG का गोल नहीं है। एंड फोर्थ इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये MDG का गोल था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है why would BCC be used in an email? Okay, ऑप्शन नंबर ए है BCC allowed the recipient to identify all the other recipients in the list when a group email address is used. B is BCC allows the sender to indicate who the email is for if there is more than one recipient. And third is BCC allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients. And D is BCC allow recipients to be visible to all the other recipients of the message. So guys, हमें यहाँ पर जो BCC है वो ईमेल एड्रेस में क्यों यूज किया जाता है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि BCC जो है वो क्या है। BCC जो है वो ईमेल में यूज किया जाता है। BCC और CC जो टर्म है वो ईमेल के लिए है, और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, इसे हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। एंड इज ए वे ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू मल्टीपल पीपल विदाउट देम नोइंग हु एल्स इज गेटिंग द ईमेल। सो गाइज, BCC का यूज तब किया जाता है जबकि हमें ईमेल सेंड करना होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ईमेल सेंड करना होता है। तो उस समय जो हम यूज़ करते हैं वो BCC का यूज़ करते हैं। और BCC एनी ईमेल एड्रेस इन द BCC फील्ड विल बी इनविजिबल, क्योंकि BCC जो फील्ड है वहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस गिवन होगा वो इनविजिबल होगा। जैसे कि हमें मोर देन 30 से ज़्यादा जो पीपल हैं उन्हें हमें मेल जो है वो सेंड करना है, तो उस टाइम हमें जो है BCC का यूज़ किया जाता है। ओके, और जो इसमें ईमेल एड्रेस जो गिवन होगा वो ईमेल एड्रेस केवल वही देख सकता है, वही रेसिपिएंट्स जो है वो उस ईमेल एड्रेस को देख सकता है जिस रेसिपिएंट्स का नाम उस ईमेल उसमें है, उस BCC की जो लिस्ट है उसमें है, वही देख सकता है। बाकी जो ईमेल एड्रेस है, बाकी जो रेसिपिएंट्स हैं वो इनविजिबल होंगे, उन्हें वो नहीं देख सकता है। ओके, सो ये BCC का रूल है। BCC का रूल ये है। और CC जो है कार्बन कॉपी रेसिपिएंट बोलते हैं इसको, CC को। और CC जो है BCC के अपोजिट होती है। CC के अंदर जितने भी ईमेल एड्रेस गिवन होंगे वो सभी रेसिपिएंट्स जो है वो विजिबल होंगे और सभी उन ईमेल एड्रेस को जो है वो देख सकते हैं। लेकिन BCC में क्या होता है, ये इनविजिबल होते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को ईमेल एड्रेस जो है, मेल जो है वो सेंड करने के लिए BCC का यूज़ किया जाता है। सो हम देखते हैं क्वेश्चंस को, इसके ऑप्शंस को, कि फर्स्ट ऑप्शन है अलाउड द रेसिपिएंट टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर रेसिपिएंट्स इन द लिस्ट व्हेन ए ग्रुप ईमेल एड्रेस इज यूज्ड। तो ये जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। ओके, एंड बी है अलाउज द सेंडर टू इंडिकेट हु द ईमेल इज फॉर इफ देयर इज मोर देन वन रेसिपिएंट, कि एक से ज़्यादा रेसिपिएंट के लिए BCC जो है उसका यूज़ किया जाता है, नहीं। And C is allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट टाइम टेम्परेचर in the central parts of a city are generally higher than those over the surrounding rural areas। ओके, तो असर्शन जो है वो हमें ये कह रहा है कि नाइट टाइम पर जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं सिटी के, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है दोज ओवर द सराउंडिंग रूरल एरियाज। ओके, रूरल एरियाज के आसपास से ज़्यादा जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं सिटी के, वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। रीज़न है रेडिएशन लॉसेस
ओवर द अर्बन एरियाज आर लेस देन दैट ओवर द रूरल एरियाज की जो रेडिएशन का लॉस लॉस होता है वो अर्बन एरियाज में की तुलना में क्या है, रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है। ओके, तो ये रीज़न भी जो है वो सही है। ओके, कि रेडिएशन जो है वो कम होती है हमारे रूरल एरियाज में। ओके, अर्बन एरियाज में जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमारा जो असर्शन है और रीज़न है वो दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। हमें अब ये देखना होगा कि जो हमारा रीज़न है वो हमारे असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमारा जो असर्शन है उसमें भी हमारे जो टेम्परेचर है उसी की बात की गई है रूरल एरियाज के लिए और अर्बन एरियाज के लिए। एंड रेडिएशन जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा है रीज़न। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी न्यूक्लियर डिजास्टर्स। ओके, तो हमें जो है न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो पता लगाना है यहाँ पे कि कौन सा न्यूक्लियर डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट है फुकुशिमा डिजास्टर, एंड सेकंड इज चेरनोबाइल डिजास्टर, एंड थर्ड इज 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, एंड फोर्थ इज द लव कैनाल डिजास्टर। ओके, तो ये 4 डिजास्टर जो है हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो कौन सा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो क्या होते हैं। न्यूक्लियर डिजास्टर वो डिजास्टर है जो कि एटम के फ्यूजन और फिजन के कारण जो है वो क्रिएट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, इन सब से जो है इनके कारण जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियर डिजास्टर जो हैं वो हो चुके हैं। फर्स्ट है फुकुशिमा डिजास्टर जो कि हुआ था जापान में 2011 में। ओके, एंड सेकंड था चेरनोबाइल डिजास्टर जो कि हुआ था यूक्रेन में 1986 में। चेरनोबाइल जो डिजास्टर था वो वर्ल्ड का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो माना जाता है। एंड थर्ड इज 3 माइल आइलैंड मिडिल टाउन, यहाँ यूएसए में हुआ था ये। एंड फोर्थ है एनरिको फेर्मी जो कि हमारा यूएसए में हुआ था अक्टूबर 1966। SL1 है, सोडियम रिएक्टर एक्सपेरिमेंट है, विंड स्केल है। ये बहुत सारे ये जो हमारे नाम है कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर्स के जो आपको याद रखने हैं कि डिजास्टर जो है वो कौन कौन से थे जो कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो हो चुके हैं। ओके, सो गाइज ये न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो एटम के फ्यूजन और फिजन के कारण जो है वो डिजास्टर जो है वो हुए हैं। तो ये आपको याद रखने हैं इनके नाम। तो हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है फुकुशिमा डिजास्टर न्यूक्लियर डिजास्टर है, चेरनोबिल डिजास्टर है, 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट भी है, एंड फोर्थ इज द लव कैनाल डिजास्टर। ये कोई न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जतिन लैपटॉप हैज ए LCD स्क्रीन। ओके, द एक्रोनियम LCD स्टैंड्स फॉर, कि यहाँ पे LCD जो है उसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो LCD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एग्जाम्पल हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लिनक्स, बी इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड सी इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड डी इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो गाइज लिनक्स जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका एग्जाम्पल है लिनक्स। बी है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारा वेब ब्राउजर होता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एंड डी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये हमारा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसका एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो हम देख लेते हैं गाइज कि प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है। Proprietary system software is software that is owned by an individual or a company. Okay, usually the one that developed it. So guys ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक इंडिविजुअल या किसी कंपनी के द्वारा ही ऑन किया जाता है। जो उसे डेवलप करता है वही उसका जो है वो ऑनर होता है इस सॉफ्टवेयर का। और इसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है ये एक तरीके की प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेजर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन इट यूज, एंड इट्स सोर्स कोड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज केप्ट सीक्रेट। ओके, सो गाइस ये जो होता है सॉफ्टवेयर इसको यूज करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और इसका जो कोड है वो सीक्रेट होता है क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अडोब फ्लैश प्लेयर, PS3 OS, iTunes, अडोब फोटोशॉप, गूगल अर्थ, मैक OS, स्काइप, WinRAR, Oracle version of Java, and some various of Unix, some versions of Unix। ओके, तो ये हमारे हैं एग्जाम्पल हैं प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से जो हैं वो प्रोप्राइटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3
दैट वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1857 कि 1857 के दौरान कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, बी इज बॉम्बे एंड सी इज दिल्ली एंड डी इज मद्रास। सो गाइज 1857 के दौरान ड्यूरिंग हमारी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है और मद्रास, 3 यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। ओके तो ये जो तीनों यूनिवर्सिटी हैं वो हमारे 1857 जो है उसके दौरान एस्टेब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुई थी 1857 में। सो हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। द यूनिवर्सिटीज ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश 1857 इज वन ऑफ द 3 ओल्डेस्ट मॉडर्न स्टेट यूनिवर्सिटीज है। ये इंडिया की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये मद्रास यूनिवर्सिटी। द अदर्स जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये तीनों आपको याद रखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1857 के टाइम। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमारे जो यहाँ पर इंडिया में टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो नंबर ऑफ टोटल यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट इज 821 यूनिवर्सिटीज हैं। अगर 2020 के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपको ये याद रखना है कि 821 यूनिवर्सिटीज हैं। ओके ये जो यूनिवर्सिटीज है टोटल हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिलाकर ही टोटल प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको मिलाकर हैं ये 821 यूनिवर्सिटीज। ओके सेकंड द स्टेट विथ द मोस्ट यूनिवर्सिटीज इज राजस्थान विथ 76 यूनिवर्सिटीज। राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं वो है 76 यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान में। और राजस्थान हैज आल्सो बाय द मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो राजस्थान में है वो है 46। तो ये जो डेटा है वो आपको याद रखना है, करंट का डेटा है। नेक्स्ट है ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू। ओके तो ज्ञानवाणी जो है वो इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये क्यों किया गया था, मतलब कि ये किस तरीके का नेटवर्क है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल, बी इज एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क एंड सी इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स एंड डी इज मॉक। सो गाइज हमें यहाँ देखना है कि जो ज्ञानवाणी है वो हमारा जो है एफएम रेडियो नेटवर्क था, एफएम के थ्रू जो है वही एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है ज्ञानवाणी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल ये नहीं है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क भी नहीं है। तो मोक जो है वो हमारा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये एक ऑनलाइन कोर्स है, इनिशिएटिव है ये मोक जो है वो एमएचआरडी का, जो ज्ञानवाणी है वो एमएचआरडी का जो है वो इनिशिएटिव है। ओके तो हम देख लेते हैं ज्ञानवाणी के बारे में। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो वाज कंसीव्ड इन 2001 एज ए नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल्स। ओके तो ये नेटवर्क है एफएम रेडियो चैनल्स का ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरियस सिटीज इन द कंट्री। कंट्री में बहुत सारी सिटीज में ये जो है ऑपरेट किया जा रहा है विथ एन एम टू एनहांस एंड सप्लीमेंट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करना इसका एम है। Each GV station has a range of about 60 kilometers and covers an entire city town including the adjoining rural areas. So इसका जो रेंज है वो 60 किलोमीटर्स तक है। ओके तो आपको ये याद रखना है कि एफएम रेडियो स्टेशन है, ये एक तरीके का एजुकेशन एफएम रेडियो चैनल है ज्ञानवाणी, और ये की लॉन्च किया था इग्नू के द्वारा, एमएचआरडी जो है उसने उसका जो इनिशिएटिव है ज्ञानवाणी। मॉक के बारे में हम देख लेते हैं कि मॉक क्या है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। मैसिव का मतलब ये है यहाँ पर बिकॉज एनरोलमेंट्स आर अनलिमिटेड। ओके तो मैसिव इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि जो मॉक है वो आपका ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कितने भी एनरोलमेंट जो है वो किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओपन बिकॉज एनी वन कैन एनरोल, कि यहाँ पर कोई भी जो है वो एनरोल कर सकता है, इसकी कोई एडमिशन की प्रोसेस नहीं है। एंड ऑनलाइन बिकॉज दे आर डिलीवर्ड विया द इंटरनेट। ओके तो इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके का, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इंटरनेट के थ्रू। एंड कोर्स बिकॉज देयर गोल इज टू टीच ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके कोर्स है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, बहुत सारे कोर्सेज हैं उनकी जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है मोक क्या है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है with respect to computers which one of the following best describes phishing। ओके तो यहाँ पे जो फिशिंग है उसके बारे में हमें बताना है जो स्टेटमेंट इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता हो। तो ऑप्शन नंबर ए है ए malicious program installed on a system that stays concealed to avoid detection, b is a method of bypassing normal authentication procedures over connection to a network, and c is a type of unsolicited bulk email of identical messages sent to numerous recipients, and d is an attempt to acquire sensitive information for malicious reasons by
masquerading as a trustworthy entity. So guys हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फिशिंग क्या है. ओके, Phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data including login, ओके, एंड क्रेडिट कार्ड्स. लॉगिन और क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं उनके लिए जो है उनको स्टील करने के लिए यूज़ की जाती है फिशिंग. फिशिंग एक ऐसी टर्म है जो कि यूज़ की जाती है यूजर्स का डाटा स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए जो टर्म है वो यूज़ की जाती है. इट अकर्स व्हेन अटैकर masquerading एज ए ट्रस्टेड एंटिटी. ओके गाइज, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फिशिंग है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आपके पास में कोई भी मैसेज आता है, मैसेज आता है कि जो आपका ईमेल का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है और एक लिंक हमें प्रोवाइड करवाया जाता है कि उस लिंक के थ्रू जो है हम उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं. तो ये इस तरीके के जो लिंक आते हैं, मैसेजेस आते हैं हमारे पास, इंस्टेंट मैसेजेस आ जाते हैं, ओके, जिनके थ्रू हम डायरेक्ट जो है ईमेल को ओपन कर सकते हैं. तो ये जो है वो हमारे फिशिंग का एग्जाम्पल है, इसके कारण जो फिशिंग है वो अकर होती है. ओके गाइस, तो ये एक क्या है, अटैक है जो कि स्टील कर सकता है यूजर का डाटा. ओके, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है फिशिंग. तो ये आपको याद रखना है कि फिशिंग क्या है. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर मालिशियस रीजंस बाय masquerading एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी. ओके गाइस, तो ये इसके थ्रू क्या करता है, यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जो है स्टील कर दी जाती है, स्टील की जाती है, पूरा जो डाटा है वो चोरी कर लिया जाता है. तो एक मालिशियस रीजंस के थ्रू, ओके, फॉर मालिशियस रीजंस बाय masquerading एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी. ओके, कि ट्रस्टवर्दी एंटिटी जो है वो हमें बताकर इस तरीके से हमारा जो डाटा है, यूजर्स का जो डाटा है वो चोरी किया जाता है, स्टील किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिशिंग. सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए होंगे. और प्लीज़ अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं. वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल.